हेलो फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें सो दैट यू शुड हैव फन मोर। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए फिर से वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं। नए तरीके से मैं सारे वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो पार्ट 2 आपको दिया गया है वो है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। स्कूल लेवल से सीखते आए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसमें दो तरह के सेक्टर्स चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर आपका चैप्टर नंबर 4 था, जिसमें आपने सोल ट्रेडिंग से लेकर जॉइंट स्टॉक कंपनी के सारे डिफरेंट फॉर्म्स आपने सीखे। यहां पे अभी हम बात करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है। और दोस ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन्ड, फाइनेंस, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ओन्ड, फाइनेंस, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? जिसे सरकार चलाती है, जिसपे पूरा कंट्रोल, जिसमें पूरा इन्वेस्टमेंट किसका है? पब्लिक सेक्टर का है। इसके लिए उसको नाम दिया पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। और आपके सामने दो एग्जांपल्स स्क्रीन पे लास्ट में आप देख सकते हैं। HPCL नाम तो सुना रहेगा, अगर आप व्हीकल चलाते हैं, उसमें पेट्रोल भरवाते हैं, पेरेंट्स के साथ कई बार आप जाते हैं या फ्रेंड के साथ कई बार आप जाते हैं, बिग ब्रो के साथ आप जाते हैं, तो HPCL BPCL फुल फॉर्म लिखा हुआ है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये था पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो उसका डेफिनेशन भी आपको दिया गया है कि क्या होता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है, आप कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन दोनों डेफिनेशन के मीनिंग्स अलग अलग हैं। तो पहला डेफिनेशन जो ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया ने जो दिया है उसको देख लेते हैं। एन अंडरटेकिंग दैट इज ओन्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको ओन करते हैं, वो कोई भी सरकार हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। सप्लाई सर्विसेज और गुड्स एट अ प्राइस एंड इज ऑपरेटेड ऑन मोर और लेस सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जो संस्था है हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है पैसे के लिए, नो डाउट रीजनेबल प्राइस पे वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करेंगे, प्लस ये सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पे चलते हैं। यानी पूरा इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा सब किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। दूसरा डेफिनेशन आपके सामने अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंसन कि पब्लिक एंटरप्राइज मीन स्टेट ओनरशिप। स्टेट का मतलब होता है फ्रेंड्स गवर्नमेंट ओनरशिप है, एंड ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, मतलब ये किसी भी क्षेत्र में जो है काम कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में हम कुछ भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग। यानी हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। कोई इंडस्ट्री चलाना हो, कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने हो, फाइनेंशियल में कुछ इन्वॉल्व करना हो, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना हो, या कुछ कमर्शियल बिजनेस करना हो, तो इसमें कुछ भी किया जा सकता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है: डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो आज इन तीनों में से हम पहला वाला देखने वाले हैं, वो है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी वहां पे लिखा हुआ है IMROC सर। क्या होता है, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो मैं इंस्टाग्राम पे उसका स्टोरी वगैरह या फीड कर देता हूँ वहाँ पे। अगर स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है तो वो यूट्यूब पे जाके फुल वीडियो देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो मैं ट्रेलर ही खाली पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उनके लिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि जो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं, उनको मेरे वीडियोज़ का फ्यूचर नोटिफिकेशन आते रहता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है, ये सबसे पुराने टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पब्लिक सेक्टर में ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर बोला तो किसको बोलते हैं? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन, मैनेज, कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। ओन, मैनेज,
कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय गवर्नमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल और पूरा इन्वेस्टमेंट किसका है? गवर्नमेंट का, बराबर है। इतना ही नहीं, इसका हेड कौन होगा? सी पॉइंट नंबर 3, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री इज द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, और हेड कौन होता है? कंसर्न मिनिस्टर की हम बात करें, समझाने के लिए नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, डिफेंस की बात करें, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की बात करें। रेलवेज का एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। रेलवेज का हेड कौन? रेलवे मिनिस्टर। डिफेंस का हेड कौन? डिफेंस मिनिस्टर। तो इस तरह से मिनिस्टर जो रहता है ना, उसका इंचार्ज रहता है, यानी पूरा कंट्रोल इसके हाथ में रहता है, और ये जैसे बोलता है वैसे किया जाता है। All departmental organization act through officers of government and all employees are called government employees। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस तरह से काम करता है? ऑफिसर्स यहाँ पे काम करते हैं, गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, प्लस यहाँ पे काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ माना जाता है। एग्जाम्पल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस सी द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 1 इज मैनेज बाय गवर्नमेंट। ऑलरेडी बताया गया आपको इंट्रोडक्शन में कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय कंसर्न गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट, उसका हेड कौन होता है? मिनिस्टर एट द टॉप इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स ऑपरेशन। मतलब हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, और हेड कौन होता है? हमारे मंत्री जी, और वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। उनसे सवाल जवाब किया जाता है कहाँ पे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट को हम स्टेट लेजिस्लेचर भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है दूसरे को पावर देना। अब क्या होता है? पावर फ्लो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डिपार्टमेंट चलाने के लिए पावर डाउनवर्ड डेलीगेशन होता है, यानी पावर ऊपर से नीचे तक दिया जाता है, फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिसका जो पोस्ट होगा उसको वो हिसाब से यहाँ पे पावर दिया जाता है, ताकि हर बंदा अपने हिसाब से काम कर सके। थर्ड पॉइंट है फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे टोटल फाइनेंस कहाँ से आता है? सरकार से आता है। किस तरह से आता है वो आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस थ्रू एनुअल बजट। सालाना जो बजट इसमें पास की जाती है, उसमें अमाउंट इनके लिए डिसाइड किया जाता है, और ये कहाँ पे पास होती है? इट इज मेड बाय द लेजिस्लेचर। और इसका जो भी रेवेन्यू, यानी जो भी इनकम होगी, सपोज कोई भी पब्लिक सेक्टर का डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल जो है रेलवेज की हम बात करते हैं, तो इनका जो भी रेवेन्यू, जो भी इनकम होगा, कहाँ जमा होगा? गवर्नमेंट ट्रेजरी में। गवर्नमेंट ट्रेजरी का मतलब होता है गवर्नमेंट के खजाने में। पॉइंट नंबर 3 में आपको समझाने के लिए रिपीट कर लेता हूँ। पूरा पैसा किसका लगता है? गवर्नमेंट का। कैसे? इसके लिए ना सालाना बजट पास होता है, कोई भी डिपार्टमेंट चलाना हो तो। इतना नहीं, ये जो काम करते हैं, जो डिपार्टमेंट की जो भी रेवेन्यू यानी जो भी इनकम होती है, इनकम कहाँ जमा होती है? गवर्नमेंट के ट्रेजरी यानी गवर्नमेंट के खजाने में। पॉइंट नंबर 4 ये याद करना है। पॉइंट नंबर 3 जो बताया, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आगे चल के आपसे सवाल मैं पूछने वाला हूं। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं अभी। रन बाय द गवर्नमेंट, यानी इसको कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाते हैं। उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, लाइक बजटिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, और एट पार विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यानी ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज की जाती है। बजटिंग के हिसाब से बजट फिक्स किया जाता है, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं, अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है। ये सब एट ए टाइम चीज़ें चलती रहती है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सरकार चलाती है, सरकार मैनेज करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी यहाँ पे इसको अलग पहचान नहीं दी गई है। गवर्नमेंट और इसका डिपार्टमेंट दोनों को एक ही माना गया है, और इसकी पूरी जवाबदारी किसकी होगी? जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, जो कंसर्न मिनिस्टर है, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, जो कंसर्न मिनिस्टर है, पूरी जवाबदारी इसकी होगी। यानी अगर डिपार्टमेंट कुछ गलती करता है तो वो मंत्री जी को जवाबदार माना जाएगा। पॉइंट नंबर 6 इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे जितना भी स्टाफ काम कर रहा है उसको इक्वली ट्रीटमेंट मिलता है विद अदर सिविल सर्वेंट्स फॉर ऑल पर्पस विद अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। क्योंकि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको क्या माना जाता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सिंपल है दोस्तों। अब हम इसमें से देखेंगे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो पहले प्लस पॉइंट। तो पहला पॉइंट डायरेक्ट कंट्रोल। यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट के जो मंत्री जी हैं वो जैसे चाहे जो चाहे डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे हम फटाफट डिसीजन ले सकते हैं, बराबर है। तो ये प्लस पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के खजाने में पैसा आएगा। कैसे आएगा? जो भी डिपार्टमेंट से इनकम होगी, जो भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होगी, वो कहाँ जमा होती है? थोड़ी देर पहले बताया था, गवर्नमेंट ट्रेजरी में। जिससे सरकार की इनकम का लेवल बढ़ेगा। तो प्लस पॉइंट है, इसके लिए डिपार्टमेंटल के मेरिट्स में दिया गया। पॉइंट नंबर 3, लेस ओवरहेड, यानी इनके रूल्स के खर्चे कम होते हैं।
क्यों कम होते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही चलाती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड खर्चे यानी मैनेज करने के इनके खर्चे कम होते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स, यहाँ पे कोशिश की जाती है कि फंड्स का हम सही इस्तेमाल करें, क्योंकि बजट में जो पैसा पास किया गया है वो हिसाब से काम करना होता है, नज़र सुपरविजन रखी जाती है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन होता है। तो यहाँ पे पैसे के मिसयूज के चांसेस बहुत कम है। मैंने कहा चांसेस कम है, ना नहीं कहा। गड़बड़ घोटाले करने वाले लोग तो कहीं पे भी कर लेते हैं, बाकी आप समझदार है। तो यहाँ पे हम प्लस पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मिसयूज ऑफ फंड्स बहुत कम होंगे, तो ये प्लस पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5, क्वालिफाइड स्टाफ। अब इस संस्था को मैनेज करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए क्वालिफाइड स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है। सिंपल है, प्लस पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 इज मेंटेन सीक्रेसी। यहाँ पे हम सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार सारा डिसीजन खुद लेती है, बाहर किसी को उनको कुछ कंसल्ट करना नहीं होता है। प्लस जो भी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज सरकार वो खुद ही हम तक पहुंचाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल सब किस, ओनरशिप एक्सेट्रा सब किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। ये था सिक्के का पहला पहलू, जिसे हमने नाम दिया मेरिट्स। अभी हम देखेंगे सिक्के का दूसरा पहलू, दैट इज डीमेरिट्स। पहला पॉइंट, डिले इन एक्शन, यानी यहाँ पे डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में देरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन, लास्ट लाइन देखिए, फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन जो है लास्ट लाइन, यहाँ पे एक्सेसिव यानी लिमिट से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरा कंट्रोल एक ही व्यक्ति के हाथ में। किसके हाथ में है? जो डिपार्टमेंटल हेड है। हेड कौन है? हमारे मंत्री जी। और जब तक मंत्री जी ऑर्डर नहीं देंगे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपने एक पिक्चर देखी थी नायक, सर कमिश्नर कॉल करता है, सर ऐसा ऐसा हो रहा है, बसें जलती है तो जलने दो, दुकानें लुटती है तो लूटने दो, नो टीयर गैस नो अरेस्ट, आपने वो डायलॉग सुना रहेगा। तो यहाँ पे डिसीजन लेने में देरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं होगा वहाँ पे पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। सेकेंड पॉइंट भी उसी से कनेक्टेड है, रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, यानी तानाशाही चलती रहेगी। जो यहाँ पे इन डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं वो अपनी मनमानी करते रहेंगे, अपनी मनमानी करते रहेंगे, तो काम बराबर से होने वाला नहीं है। फिर इससे लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचेगी, तो ये माइनस पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव। लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव, यानी यहाँ पे कोई भी बंदा अपना स्किल, अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इनको अपने डर लगा रहता है कि अगर हम कुछ नया करने जाएंगे, कल को कुछ गलत हो गया तो पार्लियामेंट में हमें 4 बातें सुननी पड़ेंगी, पार्लियामेंट में हमें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। तो इस डर से वो लोग कुछ भी इनिशिएटिव लेके, कुछ भी नया करने की, कुछ भी टैलेंट दिखाने की कोशिश नहीं करते, जो कि माइनस पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ यानी नो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रेंड्स यहाँ पे ना हम चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव कंट्रोल एंड सुपरविजन किसका है? गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है, और गवर्नमेंट आसानी से चेंजेस नहीं करती, ये आप भी जानते हैं। सालों साल वही प्रोसीजर्स और वही बातें चलती रहती है। पॉइंट नंबर 5 इज डिलेड डिसीजन, यानी यहाँ पे हम फटाफट डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी डिसीजन लेनी हो तो वहाँ पे सैंक्शन लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है हमारे मंत्री जी का, ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं। और जब तक वहाँ से परमिशन नहीं मिलता है तब तक कोई डिसीजन नहीं ले सकते जो लोअर लेवल पे एग्जीक्यूटिव्स काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे हम फटाफट डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक मंत्री जी नहीं बोलेंगे तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते, वरना मंत्री जी को फील होगा, फिर किसको किसको हील होगा, बाकी आप समझदार है। लास्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 6, एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट को चलाती है, इनको डर लगा रहता है कि पार्लियामेंट में या पब्लिक के सामने हमारी रिपोर्ट्स रखी जाएंगी। प्लस यहाँ पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनका जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होते रहता है। स्टाफ इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होंगे तो लोग काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं है, यानी काम अच्छे से होने वाला नहीं है। तो ये माइनस पॉइंट है दोस्तों, और ये थे हमारे डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स अभी आपके सामने स्क्रीन पे 3 चीज़ें आपके हैं सामने है, आप 3 तरह से मेरे वीडियोस को देख सकते हो। एक जो मिडिल में लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो लिंक दिया हुआ है कई सारे वीडियोस का, आप जो चाहें वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका ट्रेलर
मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता हूँ ताकि लोगों को अच्छा लगे या समझ में आए, उनके काम का टॉपिक हो तो वो पर्टिकुलर वीडियो को वहाँ यूट्यूब पे जाके देख सकते। तीसरा ऑप्शन आपके सामने ऊपर ऊपर है। जैसे ही आप मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करेंगे तो होम पेज ओपन होगा और उस पेज पे आपको एक वर्ड दिखेगा प्लेलिस्ट। उस वर्ड को अगर आप क्लिक करोगे ना प्लेलिस्ट पे तो आपको चैप्टर वाइज और स्टैंडर्ड वाइज आपको जो है ना वीडियोस बने हुए हैं, फोल्डर्स बने हुए हैं, चैप्टर वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज। आपको जिस चैप्टर का जो स्टैंडर्ड का जो वीडियो देखना हो आप देख सकते हो। 11th के, 12th के, FY के, SY के, TY के, मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल साइरीज एक्सेट्रा कई सारे चीज़ें मैंने बना के आपके लिए अपलोड की है। जैसे आपकी इच्छा हो आप देख सकते हो। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।